गुड मॉर्निंग टू DLED सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स। आज हम आपका नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है गद्य व पद्य के अंशों को शुद्ध उच्चारण, लय एवं उतार चढ़ाव के साथ पढ़ना एवं बोलना। तो पिछली क्लास में हमने इसके बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी आपको दे दी थी। आज हम उसी के आगे से शुरू करते हैं। छात्रों, जैसा हम जानते हैं कि जब बच्चा विद्यालय में प्रवेश करता है तो उस समय उसकी औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होती है। इससे पहले जो भी शिक्षा बच्चे ने अपने जीवन में सीखी होती है वो अपने घर परिवार एवं पारिवारिक सदस्यों के साथ में अनौपचारिक शिक्षा के रूप में सीखी होती है। तो दोनों शिक्षा जो है वो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण बच्चे के जीवन में हो जाती हैं। कहीं ना कहीं जो घर परिवार से बच्चा विद्यालय में सीख करके आया होता है वो विद्यालय में उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है उसके आगे के सीखने के लिए, और एक शिक्षक का बहुत महत्वपूर्ण स्थान बन जाता है कि बच्चे को वहाँ पर सही डायरेक्शन दे, या घर में जो कुछ उसने अशुद्धियाँ, अगर उच्चारण की दृष्टि से देखा जाए तो जो कुछ उच्चारण में उसकी अगर अशुद्धियाँ के रूप में उसने कुछ सीखा है तो उसको दूर करने का प्रयास किया जाए। चूँकि प्राथमिक स्तर पर बच्चे का जब विद्यालय में या शिक्षा में प्रवेश होता है तो उस समय बच्चा जो है वो एक कच्चे घड़े के समान होता है, और जो शिक्षक की जिम्मेदारी वहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाती है कि वो उस कच्चे घड़े को किस प्रकार से ढाल सके, उसको किस प्रकार से उसको एक पक्के घड़े के रूप में डेवलप कर सके। तो अगर बच्चा प्राथमिक स्तर पर अगर हिंदी में शुद्ध उच्चारण के बारे में देखा जाए तो प्राथमिक स्तर में जिस प्रकार का उच्चारण बच्चा सीखेगा, या इस एज ग्रुप के बच्चे जिस प्रकार का उच्चारण अपने इस दौरान अपनी इस शिक्षा के दरमियान सीखते हैं, वही प्रयोग वो लोग जीवन भर यानी कि वयस्क हो जाने पर, बड़े हो जाने पर भी उसी प्रकार के उच्चारण का प्रयोग अपने नॉर्मल लाइफ में, अपनी बोलचाल की भाषा में बच्चे करते हैं। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि प्राथमिक स्तर पर उच्चारण के संबंध में बच्चों को जो भी शिक्षा दी जाती है वो उनके जीवन भर के उच्चारण के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि किन बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है, शुद्ध उच्चारण एवं इसका उतार चढ़ाव के साथ बोलना, जो भी चीज़ें हैं इसमें। जैसे सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कि गद्य एवं पद्य के अंशों को हाव भाव, लय एवं गति के साथ शुद्ध उच्चारण की दक्षता का विकास करना। तो शिक्षक की जिम्मेदारी बनती है कि जब बच्चों को गद्य एवं पद्य के अंशों को पढ़ाया जाए तो उसको सही शुद्ध उच्चारण के साथ साथ उसके सही हाव भाव, लय एवं गति को भी उन्हें बताया जाए। इस प्रकार से उनके शुद्ध उच्चारण की दक्षता इस आधार पर की जानी चाहिए। इसके बाद है शुद्ध उच्चारण एवं गति का निरंतर विकास करते हुए बच्चों को पढ़ने बोलने का अभ्यास कराना, यानी कि बच्चों को शुद्ध उच्चारण एवं गति का निरंतर विकास करते हुए जब बच्चों को पढ़ने एवं बोलने का अभ्यास कराया जाए तो उस समय शुद्ध उच्चारण का ध्यान रखा जाए, गति का ध्यान रखा जाए। इस प्रकार से पढ़ने और बोलने में उनको इस प्रकार से प्रैक्टिस कराई जाना आवश्यक है। शुद्ध उच्चारण स्पष्ट एवं प्रभावशाली शैली में भावों, विचारों एवं अनुभूतियों को अभिव्यक्त करना, यानी जब बच्चे अपनी विचारों, अपनी भावनाओं, अपनी अनुभूतियों को अभिव्यक्त करें तो कहीं ना कहीं उसमें शुद्धता होनी चाहिए, उसमें सरलता होनी चाहिए, उसमें स्पष्टता होनी चाहिए। और जब ये सारी चीज़ें होंगी तो बच्चे प्रभावशाली ढंग से अपनी बात को, अपनी भावनाओं को किसी के भी समक्ष प्रेजेंट कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं। बच्चों को भावानुकूल भाषा प्रयोग, स्वर निर्माण एवं अंग संचालन की कला का अभ्यास कराना। इस प्रकार से बच्चों को उच्चारण के समय इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि भाव के अनुसार भाषा का प्रयोग करें। स्वर निर्माण एवं अंग संचालन की कला का अभ्यास करना, जिस समय बच्चे उच्चारण करें, जिस समय बच्चे अपनी भावनाओं को प्रस्तुत करें तो उसी के हिसाब से स्वर का निर्माण होना चाहिए, और जो अंग संचालन है, जो शारीरिक अंगों का संचालन बोलते समय हो, वो उसी प्रकार से उसके अनुकूल होना चाहिए। इस प्रकार का अभ्यास बच्चों को कराया जाना चाहिए। उच्चारण अभ्यास द्वारा आत्मविश्वास विश्वास जगाना, इस प्रकार से बच्चों में उच्चारण अभ्यास कराने के साथ साथ उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी डेवलप करना शिक्षक की अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बन जाती है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से छात्रों में जो उच्चारण की अशुद्धि जैसे दोष उत्पन्न हो जाते हैं या हो सकते हैं। तो सबसे पहले ध्वनि एवं उच्चारण स्थानों का अपूर्ण ज्ञान। हिंदी भाषा में ध्वनियों एवं उच्चारण स्थानों का अपूर्ण ज्ञान, सही ज्ञान न होने की वजह से भी बच्चे
उच्चारण की अशुद्धता करते हैं। जैसे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं कि कुछ बच्चे बा और भा में कोई भेद, बा और भा में क्या अंतर है, इस बात को नहीं समझते हैं। इसी प्रकार से शा और स में क्या अंतर है, इस प्रकार का भी बच्चे भेद नहीं समझ पाते हैं। या कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो श, ज और स में क्या अंतर है, इस प्रकार के अंतर को ना समझ पाने की वजह से बच्चे अशुद्ध उच्चारण जैसी गलतियां करने लगते हैं। इसके बाद उच्चारण तत्वों का ज्ञान का अभाव। तो सही लय, स्वराघात, गति, विराम आदि का सही ज्ञान ना होने की वजह से भी बच्चे अशुद्ध उच्चारण करना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे कुछ लोग जो है वो 99 को 99 बोलते हैं, 43 को 43 बोलते हैं। इस प्रकार की गलतियां ऐसे कारणों की वजह से करते हैं। इसके बाद है शारीरिक विकार। कुछ लोगों में जन्मजात कुछ शारीरिक विकार पाए जाते हैं या किसी दुर्घटनावश भी ये शारीरिक विकार हो सकते हैं, जिस वजह से लोग जो है वो सही उच्चारण करने में असमर्थ हो जाते हैं। इसके बाद है परिवार में शुद्ध उच्चारण पर ध्यान न देना। जब छोटे बच्चे या बच्चे जब घर परिवार में किसी बात को, वाक्य को बोलते हैं तो वो वहाँ पर अगर अशुद्ध उच्चारण करते हैं तो घर के सदस्यों की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि उस समय बच्चे को सही उच्चारण का ज्ञान कराया जाए। अगर घर के बड़े लोग, घर के अन्य सदस्य अगर बच्चे को सही उच्चारण का ज्ञान नहीं कराएंगे तो बच्चों का वो अशुद्ध उच्चारण की प्रैक्टिस पर आ जाएगा और वो उसको फिर नॉर्मल ही उसका उच्चारण वैसा करना प्रारंभ कर देंगे। या इसका एक कारण और हो सकता है कि घर के सदस्य भी अगर किसी शब्द का उच्चारण शुद्ध नहीं करते हैं तो भी ऐसी चीज़ें, चूंकि बच्चों में अनुकरण के माध्यम से सीखना एक प्रबल गुण होता है, तो अशुद्ध उच्चारण अपने बड़ों के माध्यम से भी बच्चों में आ जाता है। तो यहाँ पर जिम्मेदारी शिक्षक की बन जाती है कि ऐसे अशुद्ध उच्चारण को सही कराया जाए। बलाघात से अपरिचित होना। सही बलाघात का प्रयोग या उससे अपरिचित होने की वजह से भी कहीं ना कहीं वाक्य में अशुद्धि आने की संभावना होती है। जैसे बलाघात, जैसे एक सेंटेंस दिया है कि राम ने तुमको मारा। नॉर्मल बोलने पर यही आ रहा है कि राम ने तुमको मारा, ये एक वाक्य है। अब इसको देखिए अलग अलग तरीके से बलाघात के रूप में इसको बोला जा सकता है। जैसे राम पर बल देने पर, जैसे इसको बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे कि राम ने तुमको मारा। यहाँ पर ये सेंटेंस में निकल कर के आ रहा है एक आश्चर्य की बात कि राम ने तुमको मारा। तो मतलब राम ऐसा कैसे कर सकता है कि राम ने तुमको मार दिया। इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, जैसे राम ने तुमको मारा, तो यहाँ पर तुमको पर बल दिया गया, यानी पहले सेंटेंस पर राम पर बल दिया गया है तो वहाँ पर राम एक आश्चर्य वाला भाव उत्पन्न हो रहा है कि राम ऐसा कैसे कर सकता है। और दूसरे में राम ने तुमको मारा, तो यहाँ पर तुमको पर बल दिया गया है, तो यहाँ पर इसका अर्थ भी चेंज हो जाता है। दोनों स्थितियों में सिर्फ एक सेंटेंस में देखिए किस तरह से बलाघात की वजह से भाव और उसका जो वाक्य का भाव है वो बदल रहा है। तो राम ने तुमको मारा, तो या तुमको पर अगर जोड़ देंगे तो यहाँ पर अर्थ ये निकलता है कि मतलब राम तुम्हें कैसे मार सकता है, तुम तो स्वयं इतने बलवान हो। तो दो चीज़ें, दो अर्थ एक ही सेंटेंस पर अलग अलग निकल करके आते हैं। इसके बाद है गति का ज्ञान ना होना। कभी कभी सही गति का ज्ञान ना होने की वजह से भी सही सेंटेंस बोलने में छात्र असमर्थ हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, मारो मत छोड़ो। नॉर्मल 3 यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं, मारो मत छोड़ो। अब इसी के अलग अलग रूप में इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। मारो मत के बाद अगर कॉमा लग जाता है, फिर उसी हिसाब से अगर इसका उच्चारण होता है तो कैसे इसका उच्चारण होगा, मारो मारो मत छोड़ो, मारो मत छोड़ो, यानी कि ना मारने के लिए कहा जा रहा है। दूसरा है मारो मत छोड़ो, यानी कि यहाँ पर मारने के लिए बोला जा रहा है। तो पहले सेंटेंस में क्या है, मारो मत छोड़ो, यानी कि कहीं ना कहीं छोड़ने के लिए बोला जा रहा है। एक ही सेंटेंस में वही शब्द प्रयोग होने पर अर्थ किस प्रकार से अलग अलग हो जाता है, यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं। दूसरे सेंटेंस में क्या है, मारो मत छोड़ो, यानी कि मारने के लिए बोला जा रहा है। तो इस हिसाब से हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि गति का सही प्रयोग किए जाने पर भी किस प्रकार से अर्थ में
अंतर आ जाता है उन्हीं शब्दों का आधार अगर वही वाक्य होता है उसके बावजूद। तो छात्रों, इस प्रकरण को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आगे हम इसी टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।